अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स हफ्तानामा। पिछली वीक की मार्केट मंडे को एक पॉजिटिव नोट के साथ ओपन हुई, लेकिन फिर हमने मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखा और यही अमल पूरे हफ्ते में मार्केट में रहा। लेकिन कुछ खास स्टॉक्स जैसे के इलेक्ट्रिक हो गया, ट्रीट कॉर्पोरेशन हो गया, कुछ स्टॉक्स के अंदर हमने अच्छे वॉल्यूम्स लगते देखे, जैसे अटक रिफाइनरी भी हुआ। कुछ अहम डेवलपमेंट्स भी हुई मार्केट में, जैसे ऑटो सेल्स भी हमारी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो गई, रेमिटेंसेस भी बढ़ी, पैंडा बॉन्ड की इशुएंस भी हुई। इन सब डेवलपमेंट्स ने कुछ हद तक मार्केट को सपोर्ट दे के रखी, लेकिन ओवरऑल वीक ऑन वीक मार्केट 3.2% नेगेटिव रही। मुझे शो में साथ ज्वाइन कर रहे हैं मुइज शहजाद और मोहम्मद सुफियान। मुइज, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। इन अहम डेवलपमेंट्स के बावजूद मार्केट के सेशन जो है पूरे हफ्ते के ड्राई वॉल्यूम्स के साथ ही रहे। थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मार्केट पूरे पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर इस वक्त नहीं चल रही है। और हमें ये सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि अगर कोई कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी आती है तो भी मार्केट उसका इम्पैक्ट नहीं ले रही है, क्योंकि मार्केट जो है वो टोटली डिपेंडेंट है पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर। जो दुनिया के पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, दुनिया के अंदर जो यूएस और ईरान का मसला चल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें चल रही हैं। पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा हिट पड़ी है ऑयल प्राइस बढ़ने से, यानी कि जंग से। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मार्केट जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है। एक पूरा हफ्ता तकरीबन सारे ही दिन मार्केट माइनस रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं आया और ना ही पैनिक वाली सूरत-हाल रही, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट के अंदर बायर्स भी मौजूद हैं, सेलर्स भी मौजूद हैं। पहले ऐसा होता था कि मार्केट में बायर्स नहीं मिलते थे, सेलर को जो शेयर सेल करना है उसको नीचे के लॉक तक सेल करना पड़ता था, यानी कि 10% माइनस करके। लेकिन अब करंट रेट पर भी मार्केट में आपको बायर्स मिल जाते हैं, तो आप स्लो स्लो अपने शेयर सेल कर सकते हैं। पैनिक वाली सूरत-हाल नहीं है मार्केट की। अगर हम पूरे हफ्ते की बात करते हैं, तो पूरे हफ्ते के अंदर जो मेजर सेक्टर्स थे जिनके पॉइंट्स आज जो है वो निकले थे, उसके अंदर 2800 पॉइंट सबसे पहले तो कमर्शियल बैंक से निकले थे। तकरीबन 1100 पॉइंट सीमेंट सेक्टर के, 350 पॉइंट फर्टिलाइज़र के, ऑयल एंड गैस के 300 पॉइंट। तो ये इस तरह की सूरत-हाल पूरी मार्केट में रही है। कुछ ना कुछ सेक्टर्स ने पॉइंट्स निकाले ही हैं। एडिशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हप्को था और फूड के प्रोडक्ट थे बस। ये 2 सेक्टर है जो मेनली पॉजिटिव रहे, बाकी तमाम सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड मार्केट के अंदर सेलिंग रही थी। और अगर हम स्पेसिफिक कंपनी की बात करते हैं, तो कंपनी के अंदर जो पॉजिटिव था वो के इलेक्ट्रिक था। आई थिंक आपको याद हो कि मैं कह रहा था कि मुझे के इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मुझे लग रहा है स्क्रीन पर देख कर के इसके अंदर अच्छी बाइंग आ रही है और वॉल्यूम्स भी इसके इंक्रीज़ कर रहे थे। तो इसी वीक के अंदर हमने देखा कि अच्छे वॉल्यूम्स भी लगे। के इलेक्ट्रिक ने अपर कैप भी लगाया ₹9.12 पर और उसके बाद वापस से 8.5 पर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगेन अगर कोई बाय करना चाहे तो वो के इलेक्ट्रिक के अंदर ध्यान दे सकता है। पॉजिटिव न्यूज़ की कोई आ सकती है और उसके अंदर कैपिटल गेन भी आपको अच्छा मिल सकता है। इसके अलावा हम मार्केट की बात करते हैं, तो मार्केट एक थिन रेंज के अंदर है। मैंने पहले ही बताया था कि 175 अपर रेंज है और 160 की लोअर रेंज मार्केट के पास मौजूद है, जिसके दरमियान ही ट्रेड कर रही है मार्केट। 160 का इंडेक्स 2 बार मार्केट टच कर चुकी है और 175 के करीब भी 2 बार आ चुकी है, जिसमें से 175 एक बार आई थी और फिर 173,000 के पास ने इंडेक्स को अपने आप को टच किया और अभी करंटली 165,500 के पास मार्केट ट्रेड कर रही है। तो एक थिन रेंज है। जब तक कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आती है या फिर पीस डील को लेके क्लैरिटी नहीं होती है, तब तक मार्केट को हम कोई खासा परफॉर्मेंस करता हुआ नहीं देख सकेंगे, भले ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी न्यूज़ आ जाए इकोनॉमी के हवाले से। लेकिन मेन इंडिकेटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस ईरान की जंग है, जिससे ऑयल पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी का पॉजिटिव इंडिकेटर भी आता है, सारी चीज़ें अच्छी भी जा रही हैं, लेकिन ऑयल जो है वो सारी चीज़ों को दबा देगा, क्योंकि अच्छी चीज़ को, जैसे कि सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं पाकिस्तान की, लेकिन ऑयल बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा पाकिस्तान का, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, सब तमाम कंपनीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएँगी, तो स्टॉक मार्केट वहीं से ही बैठ जाएगी। तो बस एक ही इंडिकेटर है, जब तक इसको हम हल होता हुआ नहीं देखेंगे, पीस होती हुई नहीं देखेंगे, तब तक हम मार्केट को तेज़ी से परफ़ॉर्म करता हुआ नहीं देखेंगे। अभी एक छोटी-सी थिन रेंज के अंदर है मार्केट और एक कंसोलिडेशन फ़ेज़ के अंदर है, जो कि कंसोलिडेशन फ़ेज़ में ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर 160 तोड़ा तो मार्केट के लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा और 175 तोड़ा तो मार्केट जल्दी बढ़ जाएगी, लेकिन एक छोटी-सी रैली हमें मिलेगी। अगर थिन रेंज के अंदर रहती है, 175 टच करती रहती है बार-बार, तो फिर हम मार्केट को जब सेट हो जाएँगी सारी चीज़ें, न्यूज़ अच्छी आ जाएगी, तो फिर मार्केट को हम तेज़ी से परफ़ॉर्म करता हुआ देख सकेंगे। सुफियान, जैसे मोइज ने बताया कि थिन रेंज में मार्केट चल रही है, वॉल्यूम्स तो वैसे ही ड्राई हैं, तो ये थिन रेंज हमें चार्ट्स के ऊपर क्या टेक्निकल मूव बता रही है? क्या हमारे पास नए सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं मार्केट के अभी? बिल्कुल साथ थिन रेंज के अंदर मार्केट चल रही है और थिन रेंज को पिछले हफ्ते से ही हम लेके चलते हैं। पिछले हफ्तानामा मैंने जो चार्ट्स के ऊपर आपको पोजीशन बताई थी उसके अंदर सबसे पहले तो ये कि जो ट्रेंड लाइन ऊपर से गिर रही है इसने मार्केट को पिछले हफ्ते भी रोक के रखा था और इस हफ्ते भी इसी ट्रेंड लाइन ने मार्केट को रोक के रखा, तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट को इसको क्रॉस करके सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब जाकर कहीं एक वीकली हमें ब्रेकआउट मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो ऊपर की रेंज है ये तो यहाँ 171 172,000 या अगर थोड़ा सा ऊपर करें तो 173,000। नीचे की जो रेंज है उसके अंदर हम पिछले हफ्ते भी डिस्कस कर चुके हैं, मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज
144 जो कि मार्केट ने अब तक को खासा तोड़ा नहीं था ड्यूरिंग द वॉर। एक आध हफ्ता हमने जरा कुछ नीचे देखा। तो अब जो सिचुएशन है तो मूविंग एवरेज 44 जो है वो 163,000 पे ट्रेड कर रहा है, 163,500 पे, और मूविंग एवरेज 50 जो है वो 158,000 पे ट्रेड कर रहा है। फिलहाल हम 158,000 को इग्नोर करें और 163,500 को नजर में रखें। तो 163,800 पुराना मार्केट का एक ब्रेकआउट जोन था। यहीं से ब्रेकआउट करके मार्केट ने सीधा 191,000 का लेवल एक सस्टेन किया था, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट बढ़ी थी। अब इंडेक्स उसी लेवल के करीब आ गया है। तो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 172,000, नीचे 163,000, तो ऑलमोस्ट सिर्फ 10,000 पॉइंट की रेंज है। खासा मार्केट के पास जगह मौजूद नहीं है। तो नीचे मूविंग एवरेज 44 भी है, प्लस पुराना एक ब्रेकआउट जोन है, तो अब सपोर्ट एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है मार्केट के पास, जो पिछले 2 हफ्ते से एज अ सपोर्ट एक्ट भी किया है। और दूसरी बात यह है कि ऊपर की तरफ एक बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यही करीबन कोई समझ लीजिए कि 9,500 पॉइंट, 10,000 पॉइंट की रेंज है। बिटवीन द लाइंस चलती हुई मार्केट नजर आ रही है, एक थिन रेंज में नजर आ रही है। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं ना कहीं मार्केट तोड़ेगी तो फिर मजीद गुंजाइश बनेगी, अदरवाइज इसी रेंज में मार्केट आपको चलती हुई नजर आ सकती है। स्टॉक मार्केट में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो नए होते हैं, दूसरे वो जो होते तो पुराने हैं बट किसी भी किस्म का नफा नहीं बना पाते। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको स्टॉकिफाई की सर्विसेज से फायदा उठाना चाहिए। पहली सर्विस, ब्रोकरेज से जुड़ सकते हैं, अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 03010301 और दूसरे एडवाइजरी के लिए। एडवाइजरी के अंदर 1-on-1 एडवाइजरी आता है, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग आता है, ट्रेनिंग सेशंस आते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स आते हैं। इसके अलावा भी मजीद सर्विसेज हैं, लेकिन एडवाइजरी के लिए आपने व्हाट्सएप करना है 0336244466 पर। इसलिए अभी व्हाट्सएप करें और एक SECP लाइसेंस एडवाइजरी कंपनी के साथ जुड़ें और ग्रो करें। सुफियान, अभी जिस तरह की मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी अगर हम देखें तो कुछ खास है नहीं। जियोपॉलिटिकल भी चीजें डिस्टर्ब हैं, वॉल्यूम्स भी ड्राई हैं, इंस्टीट्यूट्स भी अपना पैसा काफी ज्यादा मार्केट से निकाल चुके हैं। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स थोड़े से जरा आप बताएं कि KSE 100 के हमें क्या नजर आ सकती है। उनके पिछले वीक में भी जो ब्रेकआउट लेवल्स थे वो हमें मिला नहीं ब्रेकआउट मार्केट। तो अगर जी जी यहाँ से बिल्कुल मार्केट गिरती है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स क्या होंगे मार्केट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप साथ। पिछले हफ्ते का ही मैं बताऊं अगर आपको, पिछले हफ्ते क्या हुआ कि हम हफ्तानामा में डिस्कस कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है 172,000, 169,000 का लेवल, 169,500 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। 169,500 टूटेगा तो हमारा एक स्टॉप लॉस जोन है। मंडे को मार्केट इस लेवल के बिल्कुल करीब करीब ट्रेड करते रहे और जो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी वो 170,500 पे दी। अगर तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करती रहती तो मार्केट ऊपर जा सकती थी 174 की तरफ और हम ऊपर की रेंज में देखते, लेकिन वो हमने देखा कि चूंकि मंडे की शुरुआत इतनी ज्यादा खासी अच्छी नहीं हुई तो नेक्स्ट दिन ही मार्केट ने वो स्टॉप लॉस के बाद वो जो है एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया फिलहाल के लिए 164,000, 163,800, 163,500, ये जो 500 पॉइंट का जोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, ये अगर सस्टेन ना हुआ तो मार्केट ऑलरेडी 2 दफा टच कर चुकी है 160,000 पे। और होता क्या है कि जब कोई भी मार्केट या कोई भी चार्ट के ऊपर जब हम डबल टॉप या डबल बॉटम देखते हैं तो वहां पर अगर तीसरा टॉप या तीसरा बॉटम लग जाए तो वो तो फिर आप समझ लीजिए कि बहुत, अगर डबल तीसरा बॉटम लग गया तो बहुत स्पीड से एक रैली आएगी, अगर तीसरा टॉप लग गया तो बड़ी स्पीड से एक गिरावट आएगी। तो अगर ये सिचुएशन बनी कि यहाँ पर एक तीसरा बॉटम लगा तो बड़ी स्पीड से हम मार्केट को वापस 174,000 तक जाता हुआ देखेंगे आफ्टर 162,000, 160,000, 160,200, 300, ये तीसरा बॉटम हो सकता है। लेकिन अगर ये टूटा तो फिर ये गैप फिलिंग जो है वो 151,000 तक भी मार्केट को लेके जा सकती है। फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पिछले हफ्ते की, अगले हफ्ते की मैं बात करूं तो 163,800 एंड देन फिर 160,000, और जाहिर है इसको कहीं ना कहीं हम टेस्ट होता हुआ देख भी सकते हैं क्योंकि रोल ओवर भी है तो थोड़ा बहुत उसका भी असर आता है। और फिर जियोपॉलिटिकल जैसे आपने बात की, और अगर बाउंस बैक आया तो 169,000 तक फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 169,900, 800 ये एक बाउंस बैक की सिचुएशन मार्केट में हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। ऑयल की अगर हम बात करें सुफियान, तो ऑयल भी वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा कि 100-102 डॉलर के बीच में ट्रेड होता है। फ्राइडे वाले दिन इसने $97 की सपोर्ट थी उसको टच किया। अभी अगर हम देखें तो आने वाले हफ्ते के लिए भी क्या लेवल्स हमें ऑयल के नजर आ रहे हैं? अच्छा, साथ ऑयल के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है, ऑयल को अगर आप यहाँ से देखें, ये जब ये ऊपर से नीचे आया था $110 के बाद से यहाँ नीचे इसने बॉटम लगाया था अपना करीबन $88-87 का, उस वक्त वॉल्यूम जो है वो ऑयल के काफी ज्यादा थे। अच्छा, ऑयल जिस तरीके से चल रहा है उसके बाद से ऑयल अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ यूं चल रहा है, लेकिन अगर हम वहीं पे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर अच्छी खासी डाइवर्जेंस है, मतलब वॉल्यूम्स गिर रहे हैं और ये प्राइस इसके बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा मुझे सस्टेनेबिलिटी इस तरह से नजर नहीं आती। मोस्ट प्रॉब्ली ये इस जोन के करीब करीब ट्रेड करते हुए फंसा रहेगा। लास्ट रोजनामा में हम बात कर रहे थे कि ये जो स्क्वायर मैंने आपके सामने रेक्टेंगल बनाया था, ये कॉन्फ्लुएंस एरिया बहुत बड़ा, क्योंकि 104 का बड़ा रेजिस्टेंस है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, फिर वापस चैनल में आना है, तो बहुत बहुत भारी जोन, बहुत इंपॉर्टेंट जोन। मतलब इसके बाद सारे एक कह लीजिए कि एक पूरा रोड मैप आगे का समझ आ जाएगा। अगर तो यहीं पे टकरा के साइडवेज रहा तो हम इसी तरह ही चलते रहेंगे, लेकिन अगर क्रॉस कर गया तो ये 115 टच होता हुआ लाजमी नजर आएगा हमें, लाजमी इस दफा 115 ये आराम से टच करता हुआ नजर आएगा। आराम से इन सेंस के फौरन से नहीं हो जाएगा, लेकिन ये स्लो स्लो 115 की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे नजर आता है कि ये अगला हफ्ता भी अगर कोई मेजर डेवलपमेंट्स ना आई
क्योंकि ज़्यादातर रूमर्स और ट्वीट्स और इसके ऊपर ही बड़े-बड़े स्पाइक्स हम देख रहे हैं ऑयल के अंदर, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग इस तरह की देख रहे हैं। अगर वो ना हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली ऑयल इसी एरिया में 104 से 97 विद इन द रेंज ये भी ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ सकता है। सुफियान, हमने एक पैटर्न देखा है कि जब भी गोल्ड ऑयल ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है। तो अभी अगर हम गोल्ड को थोड़ा टेक्निकली उसकी मूव को डिस्कस कर लें ताकि हमें ज़रा थोड़ी सी सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाए। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल कर लेते हैं। साथ गोल्ड को हम देख लेते हैं। अच्छा, गोल्ड के अंदर क्या हो रहा है कि गोल्ड के अंदर एक तो ये पूरा डाउन ट्रेंड का चैनल है और इस पे टकरा रहा है, ठीक है? अच्छा, इम्पोर्टेंट लेवल गोल्ड के अंदर क्या है कि ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट ज़ोन है। पहले यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर एक बाउंस किया था, फिर इसी तरीके से यहाँ सपोर्ट लिया, फिर बाउंस किया और फिर हम देखें तो यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और अब एग्ज़ैक्ट उसी एरिया पे पिछले दिन भी इसने यहाँ पे थोड़ा-सा ऑलमोस्ट कह लीजिए कि उसके करीब-करीब से सपोर्ट लिया है। तो बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट ज़ोन इस वक़्त मौजूद है $4500 पे, ठीक है? 4500 पे। 4500 अगर टूट गया नीचे तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये आपको करीबन 4300 यानी कि करीबन ऑलमोस्ट $150 से $200 $170 तकरीबन नीचे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर एक बाउंस बैक आया जो कि मोस्ट प्रोबेबली शायद नज़र आ सकता है हमें इस वीक ही, तो जो अपसाइड के मूव हो सकते हैं वो $46,000 तक हो सकते हैं एंड देन जो मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टेक्निकली वो 46,070 ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तक आएगा और फिर ये चैनल का टॉप है। तो ये एक नज़र आता है कि गालिबन करीबन करंट रेट से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट $100 मज़ीद ऊपर की गुंजाइश मिलती है। अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस $4500 से नीचे का ही है, 4499 4498 बस दैट्स इट। दिस इज़ योर स्टॉप लॉस। उससे नीचे ट्रेड कराना अभी तक शुरू नहीं किया, अगर कर दिया तो फिर वो खराब पोज़ीशन हो जाएगी। फिलहाल के लिए एक बाउंस हम थोड़ा-सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। बिल्कुल ठीक है मोइस, हमने देखा जितनी भी की डेवलपमेंट्स होती हैं वो ज्यादातर वीकेंड पे ही होती हैं, तो उनकी डेवलपमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। एक तरफ गवर्नमेंट ने कहा था, लास्ट वीक ये डिस्कशन हुई थी कि जो अपकमिंग बजट होगा उसमें कोई नए टैक्स जो है वो नहीं आएंगे, कुछ नए टैक्स इन्फोर्स नहीं किए जाएंगे। लेकिन अभी आईएमएफ की तरफ से ये आया कि 860 बिलियन रुपीस के जो न्यू टैक्स मेजर्स हैं वो लिए जाएंगे। एक तो इसका इम्पैक्ट भी हम देखेंगे और वो इम्पैक्ट जाहिर है सेक्टर्स के अंदर डिपेंड करता है कि किन किन सेक्टर्स पे किस किस तरह के टैरिफ साइड होते हैं, तो उससे भी एक चीज इफेक्ट होगी, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा कोई अहम डेवलपमेंट्स हमारे पास हैं, क्योंकि जितना भी इन्वेस्टर है और मार्केट ज्यादातर यूएस ईरान की टेंशंस में, जो ट्रंप का विजिट है चाइना की तरफ उसको काफी ज्यादा देख रही थी, लेकिन कोई खास डिस्कशन हुई नहीं उसके भी ऊपर। तो जियोपॉलिटिकली अभी क्या सिचुएशन है और ये जो टैक्स मेजर्स हैं इनको भी जरा डिस्कस कर लें जो आईएमएफ की तरफ से आए। जियोपॉलिटिकली मामला तो अभी सेटल्ड ही है, कोई ऐसा अहम न्यूज़ नहीं है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस और चाइना के जो प्रेसिडेंट मिले हैं आपस में, तो हो सकता है कि ईरान के बारे में बातचीत हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में बातचीत भी वो खुला ही है और खुला ही रहेगा। लेकिन एज़ सच ईरान के और जंग बंदी के बारे में कोई ख़ास बातचीत नहीं हुई है, जिस वजह से हमने देखा कि ऑयल के ऊपर भी कोई ख़ासा इम्पैक्ट नहीं आया। मुझे लगता है कि क्योंकि थोड़ा-सा प्रेशर आया था ऑयल के अंदर, बाइंग प्रेशर आया था एंड टाइम पे जुम्मे वाले दिन, तो मुझे लगता है कि वही कंटिन्यू करेगा आज की ओपनिंग पर और थोड़ा-सा हम $1-2 की पॉजिटिव ओपनिंग ऑयल के अंदर देख सकते हैं, या फिर अगर ऑयल से पहले ही कोई ट्वीट आ गया है, तो फिर हम ऑयल को नीचे जाता हुआ देखेंगे। एज़ सच कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं है जिसका इम्पैक्ट मार्केट है। और जहाँ तक आपने टैक्स मेजर्स की बात की, तो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता अनफोल्ड होती हैं और जब तक बजट आएगा तब तक ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कि किस सेक्टर के ऊपर टैक्स लग रहा है। अभी तक टैक्स सिर्फ बोला है कि लगेगा, लेकिन किस सेक्टर के ऊपर लगेगा, तो वो सेक्टर थोड़ा प्रेशर ले सकेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी ऑब्वियसली टैक्स से, तो वो हमें प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा जब बजट आएगा, तो फिर हम उसके बारे में बताएँगे कौन से सेक्टर के अंदर आप सेलिंग कर सकते हैं, कौन से सेक्टर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो बजट है इस बार, वो थोड़ा अच्छा आएगा, बेहतर आएगा और स्टॉक मार्केट को वो सपोर्ट करेगा ऊपर जाने के अंदर। मेरी ये रीडिंग है, बाकी जब आएगा तब उसके बारे में हम इंशाल्लाह डिटेल एनालिसिस करके बता देंगे। स्टॉक मार्केट में दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो जो नए होते हैं, दूसरे वो जो होते तो पुराने हैं बट किसी भी किस्म का नफा नहीं बना पाते। अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको स्टॉकify की सर्विसेज से फायदा उठाना चाहिए। पहली सर्विस, ब्रोकरेज से जुड़ सकते हैं, अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 03010301 और दूसरे एडवाइजरी के लिए। एडवाइजरी के अंदर वन ऑन वन एडवाइजरी आता है, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग आता है, ट्रेनिंग सेशंस आते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स आते हैं। इसके अलावा भी मजीद सर्विसेज हैं, लेकिन एडवाइजरी के लिए आपने व्हाट्सएप करना है 0336244466 पर। इसलिए अभी व्हाट्सएप करें और एक SECP लाइसेंस एडवाइजरी कंपनी के साथ जुड़ें और ग्रो करें। कोर्स अभी बहुत सी चीजें हैं, बजट भी है, आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी भी है, जियोपॉलिटिकली अभी सीज फायर पे भी चीजें काफी ज्यादा डिपेंडेंट है, तो लेट्स सी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। हम स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें मोइस, तो जो सीमेंट की प्राइसेस हैं वो नॉर्थ के रीजन के अंदर 0.2% जो है बढ़ी हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे, और साउथ के अंदर भी इंक्रीज हुई हैं। लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर को देखते हैं तो सीमेंट्स की अर्निंग भी थोड़ी सी डिक्लाइन की थी। तो अभी क्या प्रोजेक्शन आपको लगती है सीमेंट सेक्टर की आने वाले क्वार्टर के अंदर जो भी चल रहा है? देखिए, इन्फ्लेशन जो बढ़ती है ना, वो तमाम आम पब्लिक के लिए भी बढ़ती है, कंपनीज़ के लिए भी बढ़ती है। तो कंपनी को कोयला भी महँगा मिल रहा है अभी, $117 पर आ चुका है और ऑयल भी महँगा मिल रहा है। तो इस वजह से कंपनी की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग सीमेंट,
वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस वजह से कंपनी ने थोड़ा-सा इम्पैक्ट पास ऑन किया है पब्लिक के लिए या जो लोग सीमेंट खरीदते हैं उनके लिए, लेकिन स्टिल कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन्स है, वो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो नीचे आ चुके हैं। और पिछले हफ्ते में मैंने न्यूज़ भी पढ़ी थी कि सेल्स तो बढ़ रही हैं और सेल्स बढ़ेंगी भी गर्मी के अंदर क्योंकि सीज़न होता है। सेल्स तो बढ़ेंगी लेकिन प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने पहले होते थे। तो राइट नाउ कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स कम हैं, उसको थोड़ा-सा मेंटेन करने के लिए या बेहतर करने के लिए सीमेंट कंपनीज़ ने अपने रेट बढ़ाए हैं, लेकिन इतना कोई ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया है। मुझे लगता है कि अगर हम देखते हैं पिछला हफ्ता तो उसके अंदर सीमेंट सेक्टर के भी कुछ ना कुछ तकरीबन 1150 पॉइंट्स निकले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो इन्वेस्ट करना चाह रहा हो प्रॉपर्ली सीमेंट के अंदर तो वो कर सकता है, उसके लिए अच्छा मौका है कि बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहे हैं शेयर्स, अच्छी-अच्छी कंपनीज़, लकी सीमेंट स्टिल नीचे है, डीजी खान सीमेंट अच्छा ग्रुप है, वो नीचे है, मैपल लीफ सीमेंट अच्छा ग्रुप है और लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी मैन्युफैक्चरर है, थर्ड लार्जेस्ट, तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स मिल रहे हैं, स्लो-स्लो बाय करके रखेंगे तो क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स भी बेहतर होना है, जंग भी खत्म होनी है, ऑयल भी नीचे आना है, इन्फ्लेशन भी कम होना है, कोयला भी नीचे आना है, तो सारी चीज़ें विथिन 6 मंथ सेटल डाउन होंगी। तो 6 महीने बाद अगर आप देख रहे हैं, तो आपको 6 महीने के बाद रिटर्न बहुत तगड़ा मिल सकता है सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसकी प्रोजेक्शन 6 मंथ्स तक इसलिए भी ठीक होगी क्योंकि अभी डिपेंड करता है आगे बजट भी आता है तो किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और हमारी सीमेंट की काफ़ी ज़्यादा रिलायंस जो है वो रॉ मटेरियल्स की इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी या कोल के ऊपर हम रिलाई करते हैं। तो लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स। इस वीक के लिए कोई हमारे पास टॉप पिक्स हैं जिनको हम डिस्कस कर सकें विद टारगेट प्राइसेस? हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं इस वीक के लिए। सबसे पहले है एंग्रो एच। जब मार्केट पिछले वक़्त के अंदर हमने देखा है जंग के दौरान जब मार्केट बढ़ी है, एंग्रो एच ने बड़ा सपोर्ट किया है मार्केट को। अच्छा, फिलहाल के लिए है कि एंग्रो एच का एक अच्छा रेजिस्टेंस के ऊपर ये एक मौजूद है, करीबन 290-93 और यही फिलहाल के लिए हमारा टारगेट है। हाँ, पहले ही टारगेट लोगों के ज़हन में होता है ना कि कहाँ कहाँ तक जाएगा, तो पहले ही बता दें भाई ये टारगेट एरिया ₹290। अच्छा, सिचुएशन क्या बन रही है? सीधी-सीधी ट्रेंड लाइन इसके अंदर ड्रॉ की मैंने और ये एक ट्रेंड लाइन के बिल्कुल सपोर्ट पे मौजूद है और ऊपर अगर हम देखें तो बड़ा परफेक्ट किस्म का बॉटम, टॉप और फिर ये ऑलमोस्ट बॉटम के बाद बीच में ये रेज़ करने के बाद फिर दोबारा बॉटम के करीब-करीब मौजूद है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ये टूल है, बेसिकली इसे कहा जाता है फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल में अगर हम कॉन्फ्लुएंस एरिया देखें तो ये कॉन्फ्लुएंस एरिया हमारा यहाँ बनता है करंट रेट पे ऑलमोस्ट करीब-करीब जो कि 262-263 है, ठीक है? और ठीक है। करंट रेट इसका जो बन रहा है 263 बन रहा है, तो बिल्कुल अपने कॉन्फ्लुएंस एरिया के करीब भी है, यानी कि ये मेजर सपोर्ट ज़ोन होता है। इससे नीचे अगर ट्रेड करता रहा तो ऑफ कोर्स फिर वो पोज़ीशन खराब हो जाएगी, फिर मोस्ट प्रोबेबली ये आपको 253, 252, 250 की रेंज में शायद नज़र आए और फिर वापस कहीं आए तो फिर हम देखेंगे। अदरवाइज़ ये है कि चूँकि ट्रेंड लाइन का एक अच्छा सपोर्ट है, एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्फ्लुएंस एरिया है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, बाइंग कब करेंगे इसके अंदर कि ये थोड़ा-सा आपको क्रॉस करके 266, 267, 268 268 क्रॉस करके सस्टेन करके आपको नज़र आए तो फिर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे, जहाँ पर आपका जो पहला टारगेट है 276 से 278 का पहला टारगेट है और देन जो सेकंड टारगेट है आपका वो 286 से 290 का टारगेट है सेकंड टारगेट, ठीक है? और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जब आपने 267 के करीब-करीब बाइंग कर ली, 268 पे बाइंग कर ली, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो अभी इसने लो लगाया 262 तो आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट बस 260 से नीचे-नीचे क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो 259 90, 259 50, 259 80 बस ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और करंट रेट से बाइंग करेंगे तो 290 तक एक बाउंस नज़र आता है इसके अंदर। एक अच्छे ज़ोन के ऊपर फिलहाल मिल रहा है एंग्रो एज, ठीक है? टेक्निकली कुछ बेहतर नज़र आ रही है पोज़ीशन। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है हमारे पास वो है पावर सीमेंट। अच्छा, पावर सीमेंट के अंदर जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी बेहतर है। इसके अंदर भी एक ये हमारा चैनल बनता हुआ सा नज़र आ रहा है और चैनल के बिल्कुल सपोर्ट के करीब से ये वापस पलटा है, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी गिर रही है ज़ाहिर है, तो फिलहाल के लिए जो टारगेट एरिया है हमारा वो इसी के करीब-करीब का है ₹20 का और फिर ये 20 से लेके 20, 20, 20, 20, 40 इस तरीके से ₹20, ₹20, ₹30, ₹40 ये ज़ोन है। और अगर टॉप की बात करूँ मैं चैनल टॉप अगर ये इसी तरह जाता रहा तो करीबन 23, 60, ₹24 ये भी इसके ऊपर की तरफ पोज़ीशन हमें नज़र आती है पावर सीमेंट की। अच्छा, इसके अंदर भी जो सिचुएशन है अगर स्विंग लो से स्विंग हाई की तरफ हम रखते हैं, तो स्विंग लो से स्विंग हाई के अंदर जो कॉन्फ्लुएंस ज़ोन बनता है हमारा वो यही एरिया बनता है करीबन हमारे पास जो एक इंडिकेशन आ रही है वो उसकी ₹19 आ रही है, ₹19। तो करंट रेट काफ़ी बेहतर है लेकिन थोड़ा-सा क्योंकि ये पिछले दिन थोड़ा-सा वॉल्यूम्स कुछ बेहतर आए हैं, थोड़ा-सा आरएसआई ऊपर आया है तो अगले दिन यानी कि कल के दिन थोड़ा-सा इसको देखना चाहिए, थोड़ा-सा सस्टेन करे ₹19, 15, ₹20 अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर बाइंग करेंगे ₹20, ₹20, ₹40 के पहले टारगेट के लिए और फिर देन इवेंचुअली 24 के टारगेट के लिए। जहाँ पर आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा वो जुमेरात के दिन जो इसने लो लगाया 18.75 बस यही स्टॉप लॉस है। बहुत छोटा-सा स्टॉप लॉस है, टारगेट इसके अंदर बेहतर है, ज़ोन अच्छा है, थोड़ा-सा इंटरेस्ट दोबारा इसके अंदर नज़र आया है। 19-15, 19-20 सस्टेन कर गया तो फिर आपने बाइंग इसके अंदर करनी है। मुझे सुफियान ने जैसे टेक्निकल टारगेट प्राइसेस भी हमें बताई पावर सीमेंट की और एंग्रो एच की, तो एंग्रो एच को अगर हम देखें तो एक कैपिटल गेन के चांसेस तो हमें इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसके बिजनेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, काफी लोगों को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि इसका बिजनेस है क्या। ये टावर्स के बिजनेस के अंदर भी है, इसका पोर्टफोलियो समवेयर अराउंड 15,000 टावर्स इसके पास हैं और साथ में इसकी 2 करोड़ के साथ जो एक कॉर्पोरेशन ये बन चुका है, लेकिन अभी तक ये डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो काफी लोगों का ये भी है कि अब डिविडेंड कब देगा।
तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लें, इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह है, और पास्ट में ऐसी कोई कंपनी है जिसने शुरू में डिविडेंड ना दिया हो और बाद में अच्छे डिविडेंड्स प्रोवाइड किए हों, उनको जरा डिस्कस करें। एंग्रो होल्डिंग का जो पास्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसको लिया करते थे। पहले एंग्रो कॉर्पोरेशन के नाम से थी स्टॉक मार्केट के अंदर, डिविडेंड भी हर क्वार्टर के अंदर देती थी, इन्वेस्टर्स लेते थे। अभी करंटली जो है इसने अपना प्रॉपर मर्जर कर दिया है दाऊद हरकुलिस के साथ, और अब एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड बन गई है। अब इसके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज है बिज़नेस के, जैसे कि आपने बताया कि 15,000 टावर्स का पोर्टफोलियो है कंपनी के पास। इसके अलावा फर्टिलाइज़र भी है, फर्टिलाइज़र कंपनी भी है कंपनी के पास, पावर जनरेशन भी है, फूड भी है, तो मल्टीपल सेक्टर्स की कंपनीज़ मौजूद हैं एंग्रो होल्डिंग के पास। और इससे जो मेन अर्निंग है वो इसी सब्सिडी कंपनी से जो इनकम आती है उससे मेन कंपनी की अर्निंग होती है। कंपनी की जो अपनी अर्निंग्स है वो उतनी कोई खास नहीं है। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी कंपनी के इंक्रीज हुए हैं 10% से इस क्वार्टर के अंदर। और हम प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट अर्निंग्स की बात करते हैं, तो पिछली बार अर्निंग ₹26.78 की थी और इस बार ₹46.20 की अर्निंग है। तो अर्निंग्स भी तकरीबन 80% के करीब कंपनी की इंक्रीज हुई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब डिविडेंड की जहाँ तक बात है कि इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादातर डिविडेंड देखते हैं। डिविडेंड कंपनी नहीं दे रही है पिछले 1 डेढ़ साल हो गया तकरीबन। जब मर्जर हुआ था तब कंपनी ने बता दिया था कि हम 1 साल तक डिविडेंड तो नहीं देंगे। क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं उसकी प्रॉब्लम थी, कंपनी ने बिज़नेसेस के अंदर इन्वेस्ट किया था और कंटीन्यूअसली भी बिज़नेसेस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यही वजह है डिविडेंड ना देने की। लेकिन मुझे लगता है कि सूनर और लेटर कैपिटल गेन आपको इसके अंदर बहुत अच्छा मिल जाएगा और उसके बाद आज से 1 साल बाद, डेढ़ साल बाद कंपनी फिर से अगेन डिविडेंड देना भी शुरू कर देगी। और अगर हम रिसेंट की तरफ चलते हैं तो कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया है, जिसको बायबैक करके कंपनी शेयर्स कैंसल करेगी और तकरीबन 45 मिलियन शेयर्स यानी कि 4.5 करोड़ शेयर्स कंपनी बाय करेगी, जो कि कंपनी का 3.73% बनता है और उसको फिर कैंसल कर देगी। बाय बैक की जो डेट्स हैं वो 7 मई से लेकर 25 अक्टूबर तक की हैं। 25 अक्टूबर तक कंपनी ने जितने बाय किए उतने बाय किए, तो वो भी हमारे पास कन्फर्मेशन आ जाएगी। तो कंपनी के पास इस वक़्त इतना कोई ज़्यादा कैश नहीं है, जितना भी है वो अपना बिज़नेस बढ़ाने में लगा रही है या फिर शेयर्स बाय बैक करने में लगा रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस कंपनी खुद ओन करना चाहती है, पब्लिक से लेना चाहती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी कंपनी है और ये अच्छी वजह है कंपनी बायबैक शेयर करके कैंसल करेगी, यानी कि जो फ्री फ्लोट्स हैं, जो टोटल शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी कम हो जाएँगे। तो जो लोग डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं, वो तो इतना खास इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और अगर कंपनी ने इस बार भी डिविडेंड नहीं दिया, तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, हो सकता है वो एग्ज़िट करें। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि जिनको कैपिटल गेन अच्छा मिले और कंपनी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, सॉलिड ग्रुप हो, तो वो लोग इसके अंदर कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वैसे भी एक लॉन्गर होराइजन के लिए होती है। आप कंपनी को लेते एग्ज़ैक्टली। हैं, बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, कोई भी इन्वेस्टर होता है, पर उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करता है। वहीं हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के आईपीओ पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। पहले गनी डेयरीज का आया, फिर सितारा पेट्रोलियम का भी आया, और अब हम देखते हैं कि सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स का जो आईपीओ है वो भी आ रहा है। काफी ज्यादा ये डिस्कशन में भी है, इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर, हर कोई इसको देख रहा है। ये एक जॉइंट वेंचर है एक सर्विस ग्रुप और एक चाइनीज कंपनी का। इसकी क्या फ्लोर प्राइस है, कैसे ये सब्सक्राइब होगा, और इसके बिजनेस को थोड़ा डिस्कस कर लें। इसकी इनिशियली जो बुक बिल्डिंग की डेट्स हैं वो मंडे और ट्यूसडे को है, 18 और 19 में। अब जो कमिंग मंडे और ट्यूसडे, कल और परसों इसकी बुक बिल्डिंग की डेट्स है। इसकी जो फ्लोर प्राइस है वो ₹14.25 है और अगर स्ट्राइक प्राइस जाती है यानी कैप प्राइस 40% का इंक्रीज हो सकता है बुक बिल्डिंग के अंदर, तो वो ₹19.95 तक जा सकती है कंपनी की प्राइस। और इसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹2 की, यानी कि अगर ₹19.95 भी जाती है तो तकरीबन ₹18 के करीब आप इस कंपनी के लिए प्रीमियम पे करेंगे और सिर्फ ₹2 की आपको फेस वैल्यू मिलेगी। अगर हम बात करते हैं तो 40% अगर आईपीओ आ जाता है तो उसके बाद 40% चाइनीज कंपनी के पास है ये कंपनी, 20% सर्विस इंडस्ट्रीज जो कि लिस्टेड कंपनी है और 17% सर्विस ग्लोबल फुटवेयर, 9% सर्विस टायर और इस तरह से कुछ परसेंटेज सीईओज के पास है और सिर्फ 5% टोटल शेयर्स पब्लिक के पास आएँगे। अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो जो ये बिज़नेस करती है वो करती है ट्रक और बसेस के रेडियल टायर्स का, और पाकिस्तान टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में आता है पूरी दुनिया में ट्रक और बसेस के रेडियल टायर्स का। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स का ही है। ग्रुप एक तो अच्छा है और कंपनी की सेल्स भी बहुत अच्छी है। अभी जो कंपनी है ये 2022 के अंदर ही कंपनी ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे और उसके बाद कंटिन्यूअसली कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टायर्स कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स करते जा रही है ट्रक और बसेस के रिटेल टायर्स के अंदर। और अब जो कंपनी है वो पैसा रेज़ क्यों करना चाह रही है? पैसा रेज़ करके कंपनी पैसेंजर कार्स की रिटेल टायर्स बनाना चाह रही है और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं कंपनी ने, मतलब प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दिया है। और हो सकता है कि 2028 तक जो प्लांट है वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद फिर कंपनी का जो पहला एम है वो ये है कि 2 मिलियन टायर्स पर एनम कंपनी प्रोड्यूस करे पैसेंजर कार के लिए और उसके बाद स्लो स्लो सी कैपेसिटी 3 मिलियन तक लेके जाए। तो कंपनी का मेन रीज़न यही है। अब एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात है तो कंपनी डॉलर पाकिस्तान लेके आ रही है, तो टैक्सेशन का भी कंपनी के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। टैक्स भी क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी भी देती है जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो हो सकता है इसको बेनिफिट हो जाए और इसकी अर्निंग्स वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अगर हम
कैप लगता हुआ इसको देखते हैं तो तकरीबन 11 के पी रेशियो पर मिलेगा ये। थोड़ा महँगा हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी का हम बिज़नेस देखते हैं और प्रोजेक्शन देखते हैं 2028 तक की, तब तक 2028 तक अगर कोई इन्वेस्ट करके रखता है तो 2028 के अंदर इसकी सेल्स अच्छी हो जाएँगी और इसके जो प्रॉफिट मार्जिन्स और प्रॉफिट्स हैं वो भी तकरीबन डबल हो जाएँगे। तो ये इज़िली आपको अच्छा कैपिटल गेन आपको दे सकता है सर्विस लॉन्ग मार्च। और इसके साथ-साथ जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, जब जितने आईपीओज़ नए-नए आते हैं, एक स्ट्रॉन्गर कैपिटल मार्केट एक्टिविटी भी हम देखते हैं। मुइज़ नेक्स्ट वीक, ये जो कमिंग वीक है, इसकी स्ट्रैटेजी एक तो ये है कि ऑयल पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होगी। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजी क्या मखसूस होनी चाहिए आने वाले हफ्ते की? देखिए, ऑयल पे ही डिपेंडेंट होगी। अगर मैं आपको कहता हूँ जियोपॉलिटिकल कोई भी न्यूज़ आ गई तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट सबसे पहले ऑयल पर आएगा और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर आएगा। तो हमें ऑयल को ही नज़र में रखना है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से जैसे कि आपने इनिशियल स्टार्ट में ही बताया था कि ऑटो की सेल्स अच्छी हुई, लेकिन उसके बाद भी हमने ऑटो सेक्टर के अंदर कोई भी ऐसा मोमेंटम नहीं देखा पॉजिटिव। ठीक है? तो कोई खास न्यूज़ अगर बहुत बड़ी न्यूज़ है बजट से रिलेटेड, जैसे कि हमने देखा था कि सेल्स टैक्स कम हो रहा है, तो वो सेक्टर चलना शुरू हो गया था। अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो फिर हम इम्पैक्ट देखेंगे। लेकिन कोई छोटी-मोटी न्यूज़ आती है तो उसका कोई खास इम्पैक्ट मार्केट नहीं ले रही है। टोटली डिपेंडेंट ऑन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कि क्या होता है आगे, किस तरह से चीज़ें चलती हैं, कब पीस डील होगी। तो सारी चीज़ें इसी के अराउंड डिपेंड करती हैं और हमें भी इसी के ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि मेन इंडिकेटर जो है मार्केट चलने का या ना चलने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जंग है और ऑयल की प्राइसेज़ हैं। लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड जी। जैसे सुफियान ने टेक्निकल मूव बताई ऑयल की और जिस तरह मोइज ने फंडामेंटल्स डिस्कस किए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रोजनामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।